नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। जैसा कि आपको पता है, हमने संक्षिप्तीकरण का अध्ययन कर लिया है। आज हम पल्लवन या जिसको संवर्धन वृद्धिकरण कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसको भाव विस्तार, विस्तार लेखन, पल्लवन, वृद्धिकरण और संवर्धन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका आशय है किसी संक्षिप्त गूढ़ पंक्ति, काव्य सूक्ति या गद्य सूक्ति या विचार सूक्ति की विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित विवेचना करने से है, जिसमें लेखक सामान्य पाठक के लिए उस सूक्ति की विस्तृत बातों, गहरी बातों को बोधगम्य बनाता है। यद्यपि उस महाकाव्य सूक्ति या गद्य सूक्ति में छिपा अर्थ विस्तार पाठक को संकेत तो करता है, किंतु पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, जिसे लेखक खोलकर प्रकट करता है। उसका सतही अर्थ तो एक बार समझ में किसी को भी आ जाता है, लेकिन उसकी बात के अंदर जो गहराई है उसको समझने के लिए उसका पल्लवन करना आवश्यक होता है। यह लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में जो हिंदी से संबंधित होती है उनमें पूछा जाता है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भी इसको हमेशा जोड़ा गया है। वास्तव में संक्षिप्तीकरण की गागर में सागर भरने की उक्ति के विपरीत वृद्धिकरण या पल्लवन गागर में भरे उस सागर को बाहर निकालकर पूरे प्रवाह के साथ पाठक के सामने प्रकट करना होता है। यह सिर्फ हिंदी साहित्य में भी नहीं है, अन्य जो जैसे अंग्रेजी साहित्य है उसमें भी संक्षिप्तीकरण का बहुत महत्व है और पल्लवन का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ये हमारी भाषा की शक्ति, हम कितने समर्थ हैं, भाषा पर अपन की कितनी पकड़ है, उसको व्यक्त करता है, उसको प्रकट करता है कि हम अपनी बात को किस ढंग से कम शब्दों में और किस प्रकार उसको विस्तार करके समझा सकते हैं। अब है भाव विस्तार या पल्लवन के सामान्य नियम। पहला नियम है, भाव विस्तार या वृद्धिकरण में किसी निष्कर्ष वाक्य या सूक्ति वाक्य से संबंधित विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जाता है, अतः उस शीर्षक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना समझना चाहिए। 1 या 2 मिनट तो उस जो सूक्ति दी गई है या जो एक पंक्ति दी गई है उसको पढ़ने, उसको समझने, अलग अलग एंगल से उसको देखने में ही 1-2 मिनट का समय हमें खर्च करना चाहिए। नंबर 2 है, उक्ति या कथन की आशा को प्रकट करने वाले दूसरे तथ्यों को विस्तार पूर्वक प्रकट करना। उक्ति या कथन की आशा को जो प्रकट करने वाले दूसरे तथ्य हैं, यानी उससे जुड़े हुए जो अन्य किसी विद्वान ने कुछ कहा है या उससे जुड़ी अन्य बातें हैं, उसको भी हम साथ जोड़ेंगे, तभी उसका विस्तार होगा, पल्लवन होगा। केंद्रीय भाव को, तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने वाले समकक्ष उदाहरणों या अन्य विद्वानों के कथनों से आशय की पुष्टि करना। मान लीजिए किसी ने कहा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी साहित्यकार की पहुँच वहाँ भी होती है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। जैसे सूर्य की किरणों की पहुँच मनुष्य के हृदय तक नहीं होती है, वो सिर्फ भौतिक जगत तक ही पहुँच पाता है। तो इससे मिलती जुलती किसी साहित्यकार से संबंधित या कवि से संबंधित बात अगर किसी अन्य कवि ने भी कही है तो उसको हमें, चाहे वो काव्य पंक्ति है, चाहे वो गद्य की पंक्ति है, किसी प्रकार का उदाहरण है अगर उससे संबंधित याद आ रहा है, तो हमें उस केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए वो उदाहरण, वो पंक्ति, वो सूक्ति इसके अंदर जोड़ देनी चाहिए। नंबर 4, वृद्धिकरण की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। पल्लवन करते समय कहीं भी भाषा कठिन ना हो, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि भाषा बोधगम्य बने, जो पंक्ति उसको बोधगम्य बनाया जाए, इसलिए उसमें कहीं किसी प्रकार की क्लिष्टता लाने की ज़रूरत नहीं है, भाषा सरल हो और सुबोध हो। नंबर 5 है, भाव विस्तार में शब्दों की अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों का अर्थ नहीं लिखना है, जैसे कई इनका शाब्दिक अनुवाद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसके भावार्थ का ही विस्तार करना है, न ही अनावश्यक तथा विषय से असंगत तथ्यों को देना चाहिए। कई बार उसको बढ़ाने के कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 1 पेज का करके आए हैं, तब तो हमें ज़रूर नंबर, 1 पेज का या 2 पेज का करने से मतलब नहीं है। उसके भाव को अगर आपने 7-8 पंक्तियों में भी सटीक तरीके से सुष्ठु वाक्यों में लिख दिया है तो आपको 2 पेज भरने वाले से ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसमें। IAS, RAS इन सभी परीक्षाओं में वृद्धिकरण, पल्लवन, संक्षिप्तीकरण ये सारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से हमेशा से ही शामिल रही हैं, क्योंकि एक प्रशासक या फिर एक जो शिक्षक है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी बात को कम से कम शब्दों में या किसी कैसे कहता है और उसको एक कोई पंक्ति है उसको समझाकर किस तरीके से कहता है, उसका जो संवाद कौशल है, संप्रेषण की क्षमता है, उसी को जांचना इस परीक्षा का उद्देश्य होता है। नंबर 6, वृद्धिकरण अन्य पुरुष शैली में करना चाहिए। ठीक है,
उत्तम पुरुष शैली में नहीं है। उत्तम पुरुष शैली क्या, मैं मानता हूँ, मेरी राय, इसमें आपकी राय नहीं पूछी गई है। जो पंक्ति दी गई है उसको स्पष्ट करना है, खुद की राय नहीं देनी है। तो उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, ये सब नहीं आना चाहिए। अन्य पुरुष शैली में ये होना चाहिए। नंबर 7 है वाक्य छोटे हों, आलंकारिक और सामासिक शैलियों से बचा जाना चाहिए। अब हम एक उदाहरण देखकर इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कि वाक्य छोटे हों। अगर आप कहीं कोई व्याख्या कर रहे हैं तो आप अलंकारिक शब्दावली, सामासिक शब्दावली और मिश्रित वाक्य इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रशासन से संबंधित हैं, आप आरएएस में जाना चाहते हैं, या आप सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं, या आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं ढूंढना। उन लोगों को आपको एक सामान्यज्ञ के रूप में वो देखना चाहते हैं। आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर अपनी बात को किस प्रकार से कहते हैं, आपका ये संवाद कौशल ही इसमें देखा जाता है। तो वाक्यों को सजाने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने सरल होंगे, अगले को जितनी आसानी से समझ में आएंगे, आपका पल्लवन या संक्षिप्तीकरण उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। आपकी जो संप्रेषण कौशल है वो उतना ही अधिक अच्छा होगा। एक उदाहरण है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। मान लीजिए हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और हम उस पर दृढ़ हैं, तो हम सफल अवश्य होंगे। कहा भी गया है, जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प किए लेता है, तब मार्ग में आने वाली बाधाओं, तकलीफ़ों का प्रभाव कम होता रहता है, क्योंकि उसकी नज़र तो लक्ष्य पर होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधाएं और तकलीफ़ें तो सहनी ही पड़ेंगी। ये तो उसका अपरिहार्य अनिवार्य अंग है ही, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप से ही मंजिल तक पहुंच सकने का निश्चय मिलता रहता है। उसका मन ही उसे आगे बढ़ाता है। कोई उसे प्रेरणा नहीं दे सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर मन में ठान लिया है उसे आगे बढ़ना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या साहित्यकार बनना है, या किसी पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाना है, अगर मन में ठान ली तो व्यक्ति अवश्य ऐसा कर लेगा। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित न करे तब तक लाख अनुकूलताएं एवं सुअवसर सामने उपस्थित हो, लक्ष्य की प्राप्ति असंभव बनी रहती है। घातक बीमारी से भी व्यक्ति के भीतर से लड़ने की शक्ति उसमें नवीन प्राणों का संचार कर देती है। कैंसर रोगी भी आपने देखे होंगे, मनोबल से वो जीत जाते हैं। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है। इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। धन्यवाद।